आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाजरीन किराम, आज के प्रोग्राम में हम 2-3 इश्यूज पे बात करेंगे हम बड़े सगीर के अंदर जंग के फैलते हुए खतरे के हवाले से भी और तैयारियों के हवाले से भी, और बात करेंगे यहाँ कुछ सियासत पर भी कि सियासी ऊंट बिल आखिर किस करवट बैठेगा, और साथ साथ बात यह भी करेंगे कि आज के दौर में मीडिया का जो रोल है वो क्या कुछ होना चाहिए, और सही मानों में मीडिया ने जो अंदाज अपनाया है क्या वाकई तौर पर वो मुल्क के मफाद में है, वो आवाम के मफाद में है, या फिर एक ऐसा रोल निभाया जा रहा है जिससे खुदा न खास्ता अच्छे खासे बनते हुए माहौल को भी तबाह किया जा रहा है। आप हमारे साथ देख रहे हैं KTV उर्दू, आप हमारे साथ बने रहिए। हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन खैर मकदम है आपका। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि भारत ने अपनी जंगी कुव्वत में, या ये कह सकते हैं कि हवाई कुव्वत में मजीद इजाफा करते हुए आज मुकम्मल तरीके पर रफ़ाइल को अपने हवाई बेड़े में शामिल कर लिया, और इस तरह से ये कह सकते हैं कि एयरफोर्स में बाज़ाब्ता तौर पर रफ़ाइल जेट्स जो फ्रांस से ख़रीदे गए थे उनको आज शामिल किया गया, और इस सिलसिले में एक तकरीब भी मुनक्किद हुई जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और फ्रांस की वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद थी। इस मौके पर एक बाज़ाब्ता प्रोटोकॉल के ज़रिए इसके लिए इफ्तिदा भी किया गया। आपको याद होना चाहिए कि 36 तैयारों के लिए जो सौदा किया गया था उसमें से 5 तैयारे जो थे वो भारत के पास आ गए थे और अंबाला के एयरबेस पे थे। इस हवाले से आपको ये बात भी बताए देते हैं कि रफ़ाइल जेट्स के एयरफोर्स में शामिल हो जाने के बाद मुकम्मल तरीके पर अब ये एयरफोर्स के कंट्रोल में आ गए हैं, और जो चाइना और भारत के बीच में तनाव बढ़ रहा है इसमें माना जाता है कि ये एक बड़ी कुव्वत के तौर पे काम कर सकता है। इस हवाले से आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल थी आज वहाँ पे जब इन तैयारों को बाज़ाब्ता तौर पर एयरफोर्स में शामिल किया गया। जी हाँ नाज़रीन, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं भारत और चाइना के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो आए रोज बढ़ रहे हैं, और चाइना अपनी तरफ से कई एक जगह पर इन्फ्लुएंस कर रहा है और चाहता है कि पड़ोस के जितने भी ममालिक भारतीय सरहदों के साथ लगते हैं उनमें अपने तल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए उनके साथ नित नए समझौते किए जाएं। इस हवाले से जैसा कि आपने हमारे कल के प्रोग्राम में भी देखा होगा जब हम बात कर रहे थे राव फरमान से, तो एक बड़ी बात जो उन्होंने कही थी वो ये कि चाइना ने अफगानिस्तान जैसे मुल्क को भी ये ऑफर दिया है कि अगर वो अमन के लिए एक समझौता कर लेते हैं तो न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर 6 लेन रोड्स बनाए जाएंगे बल्कि तरक्की के ऐसे महाज उनको दिखाए जाएंगे, और बहुत जल्दी इसमें उनको शामिल किया जाएगा, कारोबारी सेक्टर में उनको शामिल किया जाएगा ताकि वो एक नई दुनिया की सैर कर सके। इस हवाले से नाज़रीन आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेपाल की हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं या दीगर इलाकों की बात करते हैं, भारतीय फजाइया और बड़ी फौज की बात करें या फिर बहरी फौज की बात करते हैं, तो हर जगह पर भारतीय फौज को भी तैयारी की सूरत हाल में रखा गया है, जबकि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा पुरतनाव भी है। और रशिया की तरफ से अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से मीडिएशन हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जो ये सारे जमावड़े फौजी आर पार हो रहे हैं इसको लेकर के कहीं ना कहीं पे जाकर के बात रुकेगी और जंगों तक की नौबत नहीं आएगी। हां, सिर्फ इतना है कि कोई ऐसी प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता 2 एटमी जंग ममालिक नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि एटमी ममालिक जो इसको चाहे पाकिस्तान की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, अगर इस तरह का कोई मामला पेश आ जाता है जिसमें खुदा ना खास्ता तनाव उस हद तक चला जाता है कि टकराव की सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो वो इंतहाई तबाहकुन होगी, जैसे हम बार बार अपने प्रोग्राम में कहते आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा जो रोल बनता है वो रोल बनता है मीडिया का।
और मीडिया का जो रोल है वो किसी से छुपाया नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि आज के दौर में जहां हर तरफ अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो इस पर भी जितनी चैनलें काम कर रही हैं, चाहे यूट्यूब चैनल्स काम करती हैं, चाहे एफबी पे काम कर रहे हैं, चाहे किसी दूसरे तीसरे मीडियम पर काम करते हैं, या फिर जो हमारी नेशनल चैनल्स हैं, क्या ये नेशनल चैनल्स वाकई तौर पे वो रोल अदा कर रही हैं जो रोल उन्हें अपने मुल्क के तई सलामती के हवाले से करना चाहिए या नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। आज के दौर में आपने देखा होगा कि आप किसी भी बटन को दबाते हैं अपने रिमोट के और कोई भी चैनल बदलना चाहें तो उस पे आपको ऐसा लगता है कि जैसे अभी गए जंग हुई, मुल्क किसी को जीत के आ गए और आकर के बड़े आराम से तकिए के साथ वापस अपने घर में अपने चाय का कप पी लिया, जबकि ऐसी बातें नहीं होती हैं। उसके बाद जो एक हेट जर्नलिज्म है, वो हेट जर्नलिज्म भी ऐसे पनप रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर हमारे, खासकर अगर आप अपने मुल्क की बात करते हैं तो हमारे मुल्क की नेशनल चैनल्स को कुछ अच्छी नजरों से आप नहीं देखा जा रहा है। बदकिस्मती यह है कि चैनल्स के अंदर खराबी नहीं थी, मशीनरी वही थी, मीडियम्स वही थे, जर्नलिस्ट अपने कंट्री के थे, लेकिन होना यह चाहिए था कि वो दूसरे की ढारस बंधाएं, दूसरे को सही और गलत की पहचान करवाएं, दूसरे तक वो बात पहुंचाएं जो बात सही मानों में न सिर्फ मुल्क को बचा सकती बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी एक बेहतरीन मैसेज देती कि वो किस तरीके से मतलब आज के दौर में जब दुनिया एटमी हथियारों से लैस है, चारों तरफ से बारूद ही बारूद पर एक आज का इंसान जो है वो जिंदगी गुजार रहा है, जब आप ऐसे में ला करके कई एक ऐसे पैनलिस्ट्स को लाते हैं जिनके जरिए आप बहसो मुबाहिसे करवाते हैं। आपने खुद देखा होगा कि हमारे चैनल पर भी कई पैनलिस्ट्स आते हैं, जब बात करते हैं हम बात बहुत पोलाइटली करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी एक मुद्दे पे मतलब की बात की जाए जिससे हमारी जनरेशन को कम से कम यह पता चल सके कि मौजूदा सूरत हाल में हम किस तरीके से अपने आप को ही नहीं आने वाली नस्लों को भी महफूज रख सकते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देख लीजिए कि जो इस वक्त हमारी नेशनल चैनल्स चल रही हैं उनके ऊपर जो आप जंगें देखते हैं, जो जंग का समा दिखाया जाता है, जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं, हम भी अपनी चैनल्स के जरिए वही चीजें तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीर की जो हकीकी सूरत है, दो पहलू होते हैं। कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही पहलू अगर सही मानों में दिखाए जाएं, आप किसी भी करेंसी को ले लीजिए जहां से एक तरफ उसके ऊपर उस कंट्री का निशान बना होता है, उस पे उसका वो कह सकते हैं कि अगर यहां पर अशोका बना हुआ है तो दूसरी तरफ से करेंसी का वैल्यू क्या है वो दिखाया जाता है। बदकिस्मती ये है कि यहां पहलू सिर्फ एक ही दिखाया जाता है और वो प्रोवोकेशन का है, और बात इस अंदाज में की जाती है कि जो घरों के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो हंसते हैं इन चैनल्स को देख करके कि एक तो हमारे से ये पैसा ऐंठ रहे हैं, चाहे हम इनको डिश के जरिए देख रहे हैं, हम किसी भी मीडियम पर इनको देख रहे हैं, दूसरा जो हमारा पैसा जाता है इन चैनल्स को सब्सक्राइब करने का कि हमारे घरों तक अच्छी खबर पहुंचेगी, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। बदकिस्मती से इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बजाय ये चैनल्स एक नेगेटिव रोल अदा कर रही हैं, और जब किसी भी सियासत की बात होती है, चाहे सकाफत की बात होती है, चाहे फिर बिजनेस की बात होती है या किसी शख्सियत की बात होती है, तो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी एक शख्स को, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक तबके को, किसी एक समाज के हिस्से को जितना ज्यादा ये लोग जलील करते हैं, इनको लगता है कि हमारी टीआरपी बढ़ रही है। लेकिन मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूं यहां पर सभी चैनल चलाने वालों को कि आप लोगों की ऐसी हरकतों से आप अपने लिए दो वक्त के लिए एक अच्छी खासी लग्जरी गाड़ी तो खरीद सकते हैं, लग्जरियस लाइफ तो दे सकते हैं, लेकिन आप आने वाले बच्चों को शायद आप ये भी गुंजाइश बाकी नहीं रखते कि कल को अगर वो अपने वालिदैन का कहीं पर नाम बताना चाहेंगे, किसी बैरूनी मुल्क में जाकर के अपने मुल्क के अंदर किसी इंटेलेक्चुअल तबके के बीच में बात करना चाहेंगे तो शर्मा जाएंगे कि हम अपने वालिदैन का नाम कैसे लें, क्योंकि इन्होंने नफरतों के बगैर, इन्होंने गाली गलौज के बगैर, इन्होंने गलत बातों के बगैर कुछ भी अपने देश को नहीं दिया है।
मुल्कों की अगर हम बात करते हैं, देखिए मसाइल अलग अलग होते हैं। हर रियासत के जगराफियाई लिहाज से अपने मामलात हैं, अपने इक्तिसादी मामलात हैं, अपने अलग मसाइल हैं, अपनी बातें हैं जिनको वो अपने तरीके से अपने लीडर्स के सामने, अपने पेशवाओं के सामने, अपने उन लोगों के सामने, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहते हैं ताकि उनका अजाला हो, वो जिंदगी को एक बाइज्जत ढंग से गुजार सकें। लेकिन अगर यहां पर सुशांत की बात आती है, वो खुदकशी करते हैं, कंगना राउत ने क्या कहा, उसका घर क्यों टूटा, इसको लेकर के आपने पिछले कई हफ्तों से अगर हम देखें तो टीवी की स्क्रीन से उनको उतारा ही नहीं। आप बताइए कि आप किस जगह पर किसी गरीब के उस बिलखते हुए बच्चे को दिखाते हैं जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। आप किस जगह पर सरकार की तरफ से किए गए एक ऐसे सड़क प्रोजेक्ट की बात करते हैं जिसने 500 गांवों को आपस में मिलाया है। आप किस जगह पर जाकर के किसी ऐसे नेता की बात करते हैं, ऐसे प्रोफेसर की बात करते हैं, ऐसे डॉक्टर की बात करते हैं जिसने सही मानों में 50,000 लोगों की जिंदगियों को बचाया होगा। आपने कहां पर जाकर के मुल्क की वो तर्जमानी की है जिसमें यह लगता हो कि मुल्क आगे बढ़ रहा है या मुल्क को कहीं पर खसारा आया तो इस खसारे से निकलने के लिए हम किस तरीके से इससे बाहर निकल सकते हैं। आपने कौन से ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जिन प्रोग्राम्स में हम ये कहेंगे कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो, आपने जो इकोनॉमी के माहिरीन हैं उनको अपनी पैनल्स के अंदर लाया हो और पूछा हो कि इतने बरसों के बाद अगर हमारी जीडीपी की शरह इतनी ज्यादा गिर गई है और हम इस वक्त खुदा ना खास्ता तकरीबन जमीन बोस हो गए हैं कोविड-19 के बाद, जो हमारी इस वक्त इक्तिसादियात की सूरत हाल है, जो इसको बेरोजगारी आगे आ रही है, इसकी वजह से जो जराइम पनपेंगे, आपने किस जगह पे ड्रग्स के हवाले से उस वक्त बात की होगी जिस वक्त आप देख रहे हैं कि आए रोज आपके कॉलेज के अंदर, आपके स्कूल्स के अंदर, इवन अफसोस होता है आदमी को कि हमारी जो मजहबी मकामात हैं उनके बाहर बैठ करके आपके ड्रग्स करवाने वाले लोग किसी ना किसी तरीके से इस बोध को इसमें मुलविस कर रहे हैं। भला ये जर्नलिज्म आप लोगों ने कहां से लाया? ठीक है, आप कितनी भी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हो और उसके बाद आपके पास इल्म का दरिया हो, लेकिन अगर आप दरिया के अंदर पूरा गटर मिला करके लोगों को कहें कि ये साफ पानी है, आप इसे पी लीजिए, तो उसकी बदबू ही उनको उससे दूर कर देगी। पिएंगे कहां से? अगर आप लोगों के पास इतने बड़े मीडियम हैं कि आप ये कहते हैं कि हम देश के 130 करोड़ आबादी की तर्जमानी करते हैं, तो खुदा के लिए अपने इस कलम का, अपनी इस जबान का, अपनी इस फेस वैल्यू का थोड़ा सा लिहाज करिए और थोड़ा सा सही मानों में बात करिए। आज की डेट में जब आप भारत और चाइना के दरमियान के तनाव को दिखाते हैं तो इस अंदाज में आप वो चीजें सारी दिखा रहे हैं, इस अंदाज में आप उठा करके सारे लोगों को पेश कर रहे हैं कि जो माएं 8 लाख आपके भारतीय फौजियों के इस वक्त घरों के अंदर हैं, वो रातों को नहीं सो पा रही होंगी, उनके बच्चे बिलखते होंगे। आपको यह भी एहसास नहीं होता है कि आप जिस अंदाज में प्रोवोकेट कर रहे हैं अपने ही लोगों को, अपने ही देश के अंदर बैठे हुए मां बाप को, एक मासूम बच्चे को, जिसे यह भी पता नहीं होता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बेहतर होगी। आप कम से कम चैनल चलाइए, लेकिन उसमें कुछ प्रोडक्टिव चीजें लाइए। आप किसी मंत्री को, किसी कैबिनेट मिनिस्टर को लाइए, उसको अपने टेबल के सामने बिठा करके पूछिए कि आपके पास एक वास्ट डिपार्टमेंट है, आप पूरे मुल्क के अंदर एक यूनियन मिनिस्टर हैं, आपके पास एक मिनिस्ट्री दी गई है, इस मिनिस्ट्री के अंदर आपके पास इतने सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, इन डिपार्टमेंट्स के साथ इतने करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, इनकी जरूरियात जुड़ी हुई हैं, इनकी मसाइब जुड़े हुए हैं, इनके अजाले के लिए कहां तक आप पहुंचे, कहां तक कामयाब हुए, कौन सी चीजें छूट गई, क्या कुछ करना बाकी है, टारगेट आपका क्या है, कब तक पूरी हो जाएंगी। आप यह देखिए कि जो बजट आता है वो किन चीजों पे जाके खर्च हो रहा है। माना कि मुल्क के अंदर कई एक ऐसे मामलात होते हैं जो खारजी सतह पर हल करने के लिए डिप्लोमेटिक सतह पर बात की जाती है, जिसमें बहुत बड़े जहन होते हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब आपके पैनलिस्ट्स बैठते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल करके न सिर्फ पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त एक डिप्लोमेटिक सतह पर एक सूरत एक बनाई जा रही है, आप उसको मस्क कर रहे हैं। और उसकी वजह से मैं आपको बड़े यकीन के साथ कहता हूं, यह मैं नहीं कहता कि यह मेरी
इंडिविजुअल थॉट हो सकती है, लेकिन जब हम बाजारों के अंदर जाते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर अपने कई मामलात हैं, कई प्रॉब्लम्स हैं, और इक्तिसादी सतह पर यह हम कहें कि आपकी दीगर रियासतों से इंतहाई पिछड़ी हुई इस वक्त जगह मानी जा सकती है, क्योंकि हमारा टूरिज्म सेक्टर खत्म है, हमारा यहां पर आबी जखायर से जो हमारे फायदे मिलने वाले थे वो नहीं मिल पा रहे हैं हमें। हम ये कह सकते हैं कि हमारा हैंडीक्राफ्ट खत्म है, हमारा हर सेक्टर जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है, बेरोजगारी इंतहा को पहुंची है, 70,000 कैजुअल लेबर्स हमारे हैं, उनकी बात करने के लिए आप में से कोई ये तैयार नहीं है। एक दूसरे पर जब आप बयानबाजियों के जरिए तीर मार रहे हैं, आप सोचते हैं कि आप मीडिया में आ गए, आपकी बड़ी आजकल आवभगत हो रही है, लोग आपको कमेंट लिख रहे हैं, लोग आपसे जबरदस्त वाहवाही कर रहे हैं, कोई वाहवाही आपकी नहीं हो रही है। उल्टा यह हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि कितनी बदकिस्मत यह कौम है कि जहां पर 130 करोड़ लोग बसते हो, उनको 4 या 10 लोगों ने गिरवी करके रखा हुआ है, और यही 10 एंकर बैठ करके जो अब अपने स्टूडियोज के अंदर चिल्लाते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर करके देश की तर्जमानी करने की बात कर रहे थे। और अफसोस होता है कि आखिर आप लोगों ने अपने आप को कैसे डिसाइड कर लिया कि सही मानों में सिर्फ जो आप बात कहते हैं वही एक बात सही हो सकती है। खुदा के लिए कभी अपने इन एसी स्टूडियो से बाहर निकलिए और जाकर के गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़, गली गली देखिए लोगों के हाल क्या हैं। लोग कोविड-19 के बाद जिस मुसीबत के बीच में इसको जोंच रहे हैं, उनकी मुश्किलात को सरकार के सामने लाइए, पॉलिसी साजों के सामने लाइए, फिर देखिए कि आपके ही देश की सूरत हाल जो आपने खुद बिगाड़ के रखी हुई है कितनी जल्दी पटरी पर वापस आ सकती है। क्योंकि जब मामलात आप लोगों की बड़ी व्यूवरशिप के जरिए सरकार की नोट्स में आएंगे, उन लोगों की नोट्स में आएंगे जो सही मानों में किसी की मदद करना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पे कई ऐसे मामलात होंगे जो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएंगे। आप बेशक जंगे करिए अपनी टीवी चैनल्स के अंदर, लेकिन उस हेट मामलात को लेकर के आप कहते हैं कि नेहरू के जमाने में कोई गलती हुई थी, जो इस वक्त आप अपनी टीवी चैनल्स के जरिए गलतियां कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो गलती कभी भी काबिल माफी नहीं हो सकती है? आपको आने वाले नस्लें, आने वाला कल आपसे सवाल करेगा कि आपके हाथ में हमने कलम दिया था, कहते हैं कि कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आपने बेच खाने में कौन सी कसर बाकी रखी है? खुदा के लिए थोड़ा रहम करिए उन फैमिलीज के ऊपर जिन फैमिलीज को रातों को नींद नहीं आती होगी, जो एलओसी पर लोग रह रहे हैं, जो एलएसी पर लोग रह रहे हैं। आप उनकी जिंदगियों को क्यों अजीर्ण बना रहे हैं? आप बिल्कुल जंगों की बात करिए। यह मालूम होना चाहिए पूरी दुनिया को कि जब दो एटमी ताकतें आपस में लड़ती हैं तो वहां पर तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता। कोई मुल्क उसका छोटा या बड़ा नहीं होता है, किसी मुल्क की टेक्नोलॉजी छोटी या बड़ी नहीं मानी जाती है एटम बम के सामने, क्योंकि ये लड़ाइयां जो हैं, ये झगड़े जो हैं, ये जंगें जो हैं, ये तबाही और बर्बादी के सिवा किसी को कुछ नहीं देते। जब जमीन पर कुछ बचेगा ही नहीं तो आप अपनी चैनलों को लेकर के कहां पर चाटेंगे, क्योंकि आप भी कहीं पर वजूद में नहीं होंगे। हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करिए, कुछ इस तरह के नशरियात को चलाइए, कुछ ऐसे पैनलिस्ट्स को लाइए। आपके मुल्क के अंदर इतने खूबसूरत दिमाग बैठे हुए हैं जो पूरी दुनिया को चकरा सकते हैं अपनी सोच से। आप अपने देश के अंदर रहने वाले लोगों को अदम तहफ्फुज का शिकार मत बनाइए। आप एक लीडर को चढ़ाने के लिए दूसरे लीडर की इतनी बेइज्जती ना करिए कि पूरी मुल्क की बेइज्जती हो जाइए। और जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो इससे न सिर्फ जर्नलिज्म ज़िल्लो ख़ार होता है, लेकिन हम बड़े फख्र से यह बात कहेंगे कि यह बात जो आप किसी दूसरे को कहने चाहिए थे, हम एक छोटे प्लेटफॉर्म से आपको कह रहे हैं। क्योंकि यह बात कहने की आज हमें इसलिए जरूरत पड़ी कि गुज़श्ता कुछ दिनों से जब इंडो चाइना तल्लुकात में तलखी ज्यादा आ गई और इस वक्त जरूरत यह है कि ढारस बंधाई जाए और उन फैमिलीज को लाया जाए। अगर उन फैमिलीज के बच्चों से आप 2 बाइट्स लेकर के सिर्फ यह कहते हैं कि हम अपने पापा के साथ हैं, वो अगर जंग में जाते हैं तो पूरी हमारी फैमिली उसके लिए खड़ी है दुआएं देने के लिए, तो बात बनती थी। आप उठा करके ला करके सड़क छाप लोगों को लाते हैं और उसके बाद पैनल्स के ऊपर बिठा करके कहते हैं कि हम देश की तर्जमानी कर रहे हैं। आप देश की तर्जमानी नहीं कर रहे हैं। बदकिस्मती यह है कि आज के दौर में साजो सामान की जब बात होती है, जंगी सामान की बात होती है, 2 चीजें आप भी दिमाग में रख लीजिए। कई ममालिक इस वक्त दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनको आप नेटो की शक्ल में जानते हैं।
मैं आपको बड़ी वसूख के साथ कहता हूं, यह हथियारों की सबसे बड़ी मंडी है। इनका काम इस वक्त यही है कि पूरे मुल्कों को जो आपस में उलझा करके रखा जाए और इनका जितना भी हथियार है वो सारे का सारा उठा करके बाजारों में बेचा जाए। और उनके लिए सबसे बेहतरीन बाजार हमारा साउथ एशिया रीजन जो है वो बना हुआ है। और इस एशियन रीजन को जितनी भी तबाही मिल रही है वो आप कहें कि किसी लीडर ने तबाही करवाई या किसी दूसरे ने उठा करके इसको उठा करके आग में झोंक करके रखा है। मैं ये कहूंगा यकीन के साथ कि ये आपकी चैनलों की मेहरबानी है कि जो नफरतें आपने छोटे छोटे इश्यूज को लेकर के बनाई, जिन चीजों पर आपको बात करनी चाहिए थी नहीं की, जिस अंदाज में आपने हिंदू को मुस्लिम से, सिख को ईसाई से, बौद्ध को जैन से लड़वाया और जिस अंदाज में आपने अपने ही मुल्क के लोगों की इज्जत को गिराया, उसी का नतीजा यह है कि इस वक्त चाइना जैसा मुल्क आपके अंदर आ जाता है। और 1962 के बाद पहली मर्तबा इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। यह क्रिएशन किसी खारजी गलती की वजह से नहीं है, बल्कि जहां तक हमारे अंदाजे हैं ये गलतियां आप कर रहे हैं, जो न सिर्फ मुल्कों को उलझा रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ अपने मुल्क की छवि भी तबाह कर रहे हैं। हमारा आपसे एक मशवरा होगा कि मेहरबानी करके आप अपने जो मीडियम्स हैं उसको मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करिए। क्योंकि आप एंकर हो सकते हैं, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसी चैनल के हो सकते हैं, आप किसी चैनल के CEO हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, लेकिन आपके बच्चे आपकी जगह नहीं हो सकते हैं। कल के डेट में अगर हम देखेंगे यही बच्चे इस देश को चलाने वाले होंगे। इन्हीं बच्चों से सवाल किए जाएंगे कि आपके पेरेंट्स ने कौन सा रोल निभाया था। यही लोग होंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आपको देखेंगे। इस चीज का आप जहन में ख्याल रखिए कि इस वक्त पूरे देश के अंदर अगर आप लोगों ने सही मानों में पूरे मुल्क को एक गुलदस्ते में बांध के, सही मानों में एक खूबसूरत मुल्क के तौर पे एक प्यार मोहब्बत का पैगाम देना है, तो सभी लोगों को साथ चला के, सब लोगों को, सबका कहने का मेरा मतलब यह है कि यहां की जवान पीढ़ी को आप नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि यही पीढ़ी आने वाले कल में इस देश को चलाने वाली होगी। आप यहां के एजुकेशनल सेक्टर को ज्यादा लाइट मत लीजिए, आप हेल्थ सेक्टर की तरफ एक तवज्जो दीजिए, आप जाकर के जो हमारा सिविक है उस पर एक नजर डालिए, आप जाकर के उन भूखे और नंगे लोगों की मदद करिए। आप देखिए कि उनकी दुआएं इस मुल्क को कहां से कहां पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर आपके अंदाज ऐसे ही रहे तो मैं यकीन से आपको कहता हूं कि इस मुल्क को क्या, पूरे खित्ते को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी, क्योंकि आप जैसे लोग इसके पीछे होंगे जो इसको बर्बादी की दलदल में लेकर के ले डूबेंगे। और फिर तारीख लिखेगी कि अगर कहीं पर गलती हुई थी और उस गलती को उजागर करने की किसी एक शख्स ने भी कोशिश की थी, अपना तो काम है कि जलाते चले चिराग, रस्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। नाज़रीन, इस बात के साथ में आज आपसे इजाजत चाहूंगा। हो सकता है कि आपको मेरी बात बड़ी अजीब लग रही हो कि ये एक मुल्क के सतह पर बात कर रहा है, ये एक सगीर के लंबे मामले की बात कर रहा है, लेकिन सही मानों में अगर किसी भी मसले का हल चाहिए, अगर किसी भी बातचीत को आगे बढ़ाना है, इसके लिए एक माहौल क्रिएट करना होता है। अगर इस बात को हम सही मानों में अपने दिमाग के अंदर बिठा लें कि जब तक माहौल हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आकर के हमारा सलाह, हमारे मशवरा नहीं करवा सकती, हमें आपस में बिठा नहीं सकती, हम खित्ते में किसी दूसरे मुल्क के साथ बात करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज देके, इल्जामात की बारिशें लगा करके, दूसरों के घरेलू मामलात में मुदाखलत करके हम चलने चला करके कुछ दिन के लिए तो बड़े हो सकते हैं, लेकिन मुल्क को बहुत छोटा कर देंगे। मेरी तो यही उम्मीद है कि आइंदा के शुमारों में जब हम आएंगे, हमें भी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, बल्कि मैं सिर्फ ये कहूंगा कि नेशनल लेवल पे हमारा जो मीडिया है वो शायद हमारी इस बात से थोड़ी सी सीख ले करके कुछ ऐसे लोगों से भी बात करे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी करे जो सही मानों में अमन प्यार की एक मैसेज दें, एक ऐसा भरोसा लोगों के अंदर कायम करें कि कोई भी ऐसा मुश्किल वक्त आ जाए जब खुदा ना खास्ता हमें दूसरे लोग साथ देना छोड़ दें, हम अपना साथ दे सकें, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके चल सकें और किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकें। ये इस मैसेज को मैं आप तक पहुंचा करके आज के शुमारे से इजाजत चाहूंगा। आप देख रहे थे KTV उर्दू कश्मीर। शाहिद बुखारी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।